नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को राजद्रोह में गिरफ्तार किया गया। तो ये चर्चा पूरे देश में अब चल रही है और इस पर फैसला होना भी चाहिए कि क्या राजनीतिक विरोध राजद्रोह माना जाना चाहिए। राजद्रोह की धारा 124A पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि विभिन्न राज्य सरकारें अपने विरोधियों को दबाने के लिए इस धारा का इस्तेमाल करती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इस समय राजद्रोह की संवैधानिक वैधता को लेकर के सुनवाई हो रही है। बुधवार 5 मई को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राजद्रोह एक्ट को रिपील किया जाना चाहिए, यानी खत्म किया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि राजद्रोह कानून को खत्म करने की जरूरत नहीं है, अलबत्ता इस पर दिशा निर्देश तय करने की जरूरत है ताकि राज्य सरकार इसका बेजा इस्तेमाल ना कर सके। असल में एक सवाल यह भी है कि शर्जिल इमाम, उमर खालिद और कन्हैया कुमार जैसे लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। जो नक्सलियों द्वारा पुलिस कर्मियों के मारे जाने पर जश्न मनाते हैं, संसद पर हमला करने वालों का सम्मान करते हैं और खुलेआम जेएनयू में नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पूर्वोत्तर को देश से अलग करने के लिए ब्रेक चिकन नेक की बातें करते हैं। शर्जिल इमाम का यह भाषण आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मुस्लिम आबादी आकर के चिकन नेक को स्टॉप कर देगी, रोक देगी, भारत को, पूर्वोत्तर को अलग कर देगी। निश्चित ही ऐसे लोगों के लिए राजद्रोह कानून की जरूरत है। इसलिए मोदी सरकार का यह स्टैंड उचित लगता है कि कानून का राजनीतिक इस्तेमाल रोकने का बंदोबस्त किया जाना चाहिए, कानून को रिपील नहीं किया जाना चाहिए। भीमा कोरेगांव केस में शरद पवार ने पैनल के सामने पेश होकर के कहा कि राजद्रोह का कानून खत्म होना चाहिए, लेकिन उनकी सरकार नवनीत राणा पर राजद्रोह का केस लगाती है। और भीमा कोरेगांव में क्या हुआ था? अर्बन नक्सलियों ने लोगों को भड़काया, हिंसा हुई, लोग मारे गए। अब हिंसा करने के लिए भड़काना क्या राजद्रोह नहीं है? इसी तरह जब अर्नब गोस्वामी ने पालघर में 2 साधुओं के मारे जाने के मामले को अपने टीवी चैनल पर डिबेट में जोर-शोर ढंग से उठाया और सोनिया गांधी के पुराने नाम का जिक्र किया, तो कांग्रेस चाहती थी कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ राजद्रोह का केस दायर किया जाए। सरकार के स्टैंड को जाहिर करते हुए अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कानून के तहत क्या राजद्रोह के तहत आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, यह डिफाइन करने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए कुछ वक्त मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट वक्त देने के मूड में नहीं है, क्योंकि पिछली सुनवाई के समय भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि इस मामले को अब बार-बार स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 4 दिन का वक्त दिया है, क्योंकि सरकार ने यह कहा कि गाइडलाइन तैयार है, इसको उच्चतम स्तर पर हरी झंडी की लेनी है और उसके बाद इसको कोर्ट में हम पेश कर देंगे। सरकार को कोर्ट ने सिर्फ 4 दिन दिए हैं। अब 10 मई को इस मामले में फिर सुनवाई होगी, यानी इस मोदी सरकार 10 मई को ऐसी नियमावली ला रही है जिसमें तय होगा कि इस कानून का किस किस हालात में इस्तेमाल किया जा सकता है और किस किस हालात में नहीं किया जा सकता। ऐसी नियमावली बन चुकी है जिसे अंतिम रूप देकर के सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। संविधान सभा ने भी राजद्रोह कानून को अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ कहा था।
आखिर नवनीत राणा ने आंदोलन का ऐलान ही तो किया था। हनुमान चालीसा और मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किसी भी हालत में राजद्रोह के दायरे में नहीं आ सकते। हमने पहले भी लंबे समय तक इसको देखा है। प्रदर्शन होते हैं, मुख्यमंत्रियों के आवास के सामने होते हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री आवास के सामने भी प्रदर्शन होते रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के बाहर भी प्रदर्शन होते रहे हैं। मुझे याद है कल्याण सिंह को हटाया गया था उत्तर प्रदेश से, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने धरना दिया था राष्ट्रपति भवन के सामने। और मुख्यमंत्रियों के सामने तो कितने ही प्रदर्शन हुए हैं, धरने हुए हैं, दिन दिन भर धरने चले हैं, कीर्तन करते रहे हैं लोग, ढोल बजाते रहे हैं और नारे लगाते रहे हैं। याद आता है कि इसी केस की सुनवाई के समय, जिसको अरुण शौरी और कुछ अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया हुआ है कि इसको रिपील किया जाए, उसी की याचिका की सुनवाई के समय जुलाई के आसपास लगता है कि चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा था कि राज्य सरकारें इस कानून का बेजा इस्तेमाल कर रही हैं और उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा था कि वह इस प्रावधान को निरस्त क्यों नहीं कर रही, यानी ये जो राजद्रोह का कानून है इसको निरस्त क्यों नहीं कर रही, खत्म क्यों नहीं कर रही। और रमन्ना ने उस समय सही कहा था कि ये वो कानून है, वो काला कानून है जिसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जैसे लोगों को चुप कराने के लिए अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया था। महात्मा गांधी ही नहीं, अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा अंग्रेजों ने चलाया था और यह राजद्रोह अंग्रेजों के समक है, बाद में नहीं बना है। इसके बारे में मैं विस्तार से आगे बताने वाला हूं। यह अच्छी बात है कि आजादी के 75वें साल मोदी सरकार कानून के बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिए नियमावली बना रही है, जिसे कानूनी रूप भी दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रमन्ना को यह तथ्य भी जनता के सामने रखना चाहिए कि वह सुप्रीम कोर्ट ही थी जिसने इस कानून को फिर से जिंदा किया था, जबकि संविधान सभा में 1 दिसंबर 1948 को के.एम. मुंशी ने राजद्रोह कानून को समाप्त करने का संशोधन रखा था और यह पास हुआ था। लगभग सभी विधानसभाओं ने भी इसे रिपील करने का समर्थन किया था। स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध को राजद्रोह से हटा दिया गया था। संविधान में राजद्रोह शब्द का जिक्र भी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से आईपीसी की धारा 124A कानूनी किताबों में बनी रही, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन जब संविधान लागू हो गया तो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और संविधान लागू होने से अगले साल ही 1951 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इस धारा को असंवैधानिक करार दे दिया था। फिर 1958 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामनंदन बनाम राज्य सरकार के मुकदमे में राजद्रोह की धारा को शून्य घोषित करने का फैसला सुनाया था। यानी ये धारा है ही नहीं, ये खत्म हो गई, ये कानून है ही नहीं, खत्म हो गया, ना तो संविधान में था और आईपीसी को 2 हाई कोर्टों ने रद्द कर दिया। लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट ही थी जिसने 1962 में अपने एक फैसले में राजद्रोह कानून को फिर से जिंदा कर दिया था। कोर्ट ने तब यह जरूर कहा था कि इस धारा का इस्तेमाल हिंसा के लिए उकसाने और हिंसक तरीकों से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयासों पर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जैसे भीमा कोरेगांव, जैसे देश के खिलाफ नारे लगाना, देश को बांटने की, टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करना, तो उसके लिए राजद्रोह का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यह भी 1962 में कानून को जिंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन फिर गड़बड़ कहां हुई, बेजा इस्तेमाल होना कैसे शुरू हुआ? यह हुआ तानाशाह किस्म की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय। इंदिरा गांधी ने 1973 में संविधान की भावना के एकदम उलट
संविधान सभा की बहस में हुए फैसले के एकदम उलट आईपीसी की धारा 124A को संज्ञेय अपराध बना दिया, जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है। तब से राजद्रोह की धारा का राज्य सरकारों ने अपने विरोधियों के खिलाफ जमकर इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि नवनीत राणा और रवि राणा चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते थे। अब चुनी हुई सरकार को गिराना राजनीतिक तरीके से, ये तो विपक्ष का भी अधिकार है लोकतंत्र में। अगर चुनी हुई सरकार संसद में या विधानसभा में गिरती है बहुमत के आधार पर, तो यह लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन कोर्ट के अंदर पुलिस कहती है कि रवि राणा और नवनीत राणा सरकार को गिराना चाहते थे। केएम मुंशी ने संविधान सभा में यही तो कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भाषण पर प्रतिबंध लगाने के लिए राजद्रोह का फ्रेजा इस्तेमाल होगा, इसीलिए इसे संविधान से हटा दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार तो राज ठाकरे की अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने के लिए भी 124A लगाने की तैयारी कर रही है। राजद्रोह के इस सांप का जहर निकालना ही चाहिए, जो हर कोई को डसने की कोशिश करता है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।